हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम पेपर में, जिसमें जो विभिन्न विचारक हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है मनु। अगर हम पौराणिक आख्यानों की बात करें तो मनु को मानव जाति का जनक माना जाता है और भारतीय जो समाज है उसका प्रथम विधिवेत्ता के रूप में इनको हम जानते हैं। और हमें इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है मनुस्मृति। भारतीय समाज के लिए मनुस्मृति का बहुत ही अहम स्थान है। मनुस्मृति मनु की एक ऐसी रचना है जिस जो भारतीय समाज का लंबे समय से न केवल भारतीय समाज बल्कि राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख आधार इसको लंबे समय तक माना गया विभिन्न राजवंशों के द्वारा। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक हैं और इन 12 अध्यायों में विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो मनु ने की है। तो मनुस्मृति में जो 12 अध्याय हैं उनमें उनके जो विषय हैं उनमें उनमें है विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न जाति कर्मों के संस्कार क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, वानप्रस्थ गृहस्थ इनके लिए कर्तव्य क्या है, राजा के कर्तव्य क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं मनुस्मृति में मनु ने विभिन्न विषयों के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले हम देखते हैं धर्म के विषय में। धर्म के विषय में मनु ने क्या कहा है कि राजा जो है वो धर्म के अधीन रहते हुए ही अपना काम करे। तो धर्म क्या है मनु के अनुसार? सभी व्यक्ति अपने जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी कि जो कर्तव्य है उसको करना ही धर्म है। जो धर्म और दंड है वह परस्पर संबंधित है और वो राज्य की संप्रभुता का आधार भी है। राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। धर्म और दंड यानी राजशक्ति ये दोनों आपस में संबंधित हैं और राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करना होता है। दंड जो शक्ति का प्रतीक है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, वो 3 आधार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला नैतिक प्रयोजन से, दूसरा अधिकृत संस्था के द्वारा प्रयोजन यानी राज्य के द्वारा, और तीसरा अनुल्लंघनीयता यानी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत ये कहता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। मनु के अनुसार जो 7 अंग है राज्य के वो है पहला है स्वामी जो कि राजा होता है और राज्य में उसकी सर्वोच्च स्थिति होती है। दूसरा है मंत्री, ये कुशल मंत्री होते हैं जिनके परामर्श से राजा कार्य करता है। तीसरा है पुर, पुर का अर्थ होता है किला, परकोटा या राज्य की राजधानी। मनु के अनुसार पुर को पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए और उसमें रक्षा और भरण पोषण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा जो अंग है सप्तांग सिद्धांत का वो है राज्य। राज्य का उल्लेख ये भ्रम पैदा करता है कि राज्य की प्रकृति कैसे हो सकती है। तो यहाँ जिस अर्थ में कौटिल्य ने जनपद का उपयोग किया है उसी अर्थ में मनु ने राज्य का उपयोग किया है। यहाँ राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का अर्थ है राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवा है कोष। कोष यानी जो राज्य का राजकोष है जिसमें समुचित मात्रा में धन धान्य होना आवश्यक है। छठा अंग है दंड। दंड का अर्थ है यहाँ पर राज्य की रक्षा करने वाली सेना। सातवां अंग है मित्र। सातवां अंग है मित्र। मित्र से आशय है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र होना
आवश्यक है और मैत्रीपूर्ण संबंध होना आवश्यक है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मनु हमें बताता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा होती है। जब पृथ्वी में चारों तरफ अराजकता और आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला बढ़ गया था, तब सभी लोग दुखी अवस्था में भगवान के पास गए और वहां ईश्वर ने राज्य की रक्षा के लिए राज्य का रखवाला राजा के रूप में उसकी उसका निर्माण किया और प्रथम राजा के रूप में मनु को नियुक्त किया। तो इस तरह से राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें यहाँ पर मिलता है। मनु ने बताया है कि राजा के जो आवश्यक गुण हैं उनमें दंड नीति, तर्क विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान उसे प्राप्त होना चाहिए, उसको जितेंद्रिय होना चाहिए, सभी प्रकार के व्यसनों से उसको मुक्त होना चाहिए। राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में राजा की स्थिति सर्वोच्च होती है। मनु के अनुसार राजा 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों से निर्मित होता है, इसलिए इन शक्तियों से सम्मानित होने के कारण राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, विश्व का रक्षक होता है, पोषक होता है और समृद्धि कारक होता है। इसके बाद देखते हैं हम राजा के कार्य या कार्य क्षेत्र। सबसे पहले राजा का कार्य है प्रजा का रक्षण। दूसरा कार्य है राजा का प्रजा का पालन और लोक कल्याण। तीसरा कार्य है प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से उसका संचालन करना। तीसरा है अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करे कि राज्य का धन धान्य बढ़े और प्रजा को किसी भी प्रकार की कमी न हो। सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह इस तरह से करें कि प्रत्येक वर्ग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कर्मों को सुविधापूर्वक करे। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत निष्पक्ष न्याय की स्थिति अपनाते हुए राजा को न्याय का कार्य सौंपा गया है। परराष्ट्रों का संबंधों का संचालन भी राजा के कार्यों में आता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन कार्यों को देखते हुए हमें लगता है कि क्या मनु का राजा निरंकुश है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि मनु का जो राजा है वो निरंकुश नहीं है, बल्कि राजा की सत्ता पर भी नियंत्रण होता है। किसका? धर्म का नियंत्रण। राजा पर धर्म का नियंत्रण होता है। किसका? धर्म का नियंत्रण होता है और राजा के लिए अगर राजा अपना कार्य धर्म के अनुसार नहीं करता है तो ईश्वर उसको दंड देता है। इस तरह से राजा के ऊपर बहुत सारे नियंत्रण होते हैं, धर्म का नियंत्रण होता है जिसके अनुसार राजा का कार्य उसको करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनु ने न्याय व्यवस्था के बारे में भी कहा है, जिसमें समस्त न्याय व्यवस्था में न्याय का ही सर्वोपरि स्थान होता है। न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया है और न्याय व्यवस्था का आधार है दंड शक्ति और धर्म के अनुसार उस दंड शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वैदेशिक संबंधों के बारे में मनु ने क्या कहा है। वैदेशिक संबंधों के बारे में एक नीति का उल्लेख किया है जिसको कहा जाता है षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य नीति जिसके अनुसार राजा को 6 गुणों के आधार पर 6 गुणों वाली नीति का पालन करना चाहिए, जिसके 6 अंग है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। इसके बाद मनु ने 4 उपायों की चर्चा की है, जिसमें है साम, दाम, दंड, भेद। इन 2 नीतियों के आधार पर राजा को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए।